Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you ecology environment part. इसलिए मैं ecology environment लेकर आया क्योंकि नहीं तो आप उस चीज़ को भूल जाओगे जो भी हमने पढ़ा है। हमें साथ साथ इसको भी चलाना है, ठीक है? बिल्कुल स्लोली हमें चलना है, हमें कोई फास्ट नहीं चलना। अगर फास्ट चलेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको, वो काम नहीं करेगा। स्लोली चलना है, चीज़ों को साथ साथ समझना है। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे इस कोड से। Every family has a person who break the chain of poverty. Try to be that person, right? तो इसको समझो आप, ठीक है? अच्छा कोट है, ठीक है? This is me and I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education. तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो कि इस प्लेटफॉर्म पे आके फ्री एजुकेशन पढ़ ले, ठीक? चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। वो है हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है? हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ठीक? उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमें देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स पढ़ेंगे इसमें। जो मैंने कंजर्वेशन मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पढ़ेंगे, उसके साथ हम वेटलैंड्स को भी कवर करेंगे। ये एक साथ ही हमें पढ़ना है। इसके साथ हम देखेंगे कंजर्वेशन कैसे किया जाता है वेटलैंड्स का। रमसार कन्वेंशन एक कन्वेंशन है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? इसके बारे में हमें जानना है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और हमें क्या पढ़ना है, मैंग्रोव्स हमें पढ़ना है और कोरल रिफ्स पढ़ना है। जितना भी आज पॉसिबल हो जाएगा ये हम कवर करेंगे। आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो है ये फिनिश हो गया। कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा पढ़ने के लिए, वो पोल्यूशन है, ठीक है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन वो आपको पढ़ना है। मैं बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है, वो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं है। इसको हम आज या कल कंप्लीट करेंगे। हम मंडे से ज्योग्राफी को भी अब स्टार्ट करने वाले हैं। जीएस में हम घुसने वाले हैं अब उस वाले ऊपर वाले पोर्शन पे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है ना? और दूसरी बात, जो अगर कोई भी केस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जितने भी मैंने इन्वायरमेंट के लेक्चर्स दिए हैं ये मोर देन सफिशेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। लेकिन एडिशनल क्या है, क्लाइमेट चेंज इसमें नहीं है। क्लाइमेट चेंज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन वो कवर करके जाओ। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है? जितने भी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको पढ़ के जाना आप लोगों को विद करंट इशूज़। अगर आप करंट टच नहीं करोगे, आपका स्टैटिक पोर्शन कितना भी पढ़ो क्वालिफाई नहीं होगा प्री एग्ज़ाम। ये बात याद रखो। मैं सारा कुछ खेल जो है प्री का जो होता है वो करंट के बेसिस पे होता है, इतना जहन में आप रखो, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स किसको बोला जाता है? सबसे पहला पॉइंट, द टर्म वाज गिवन बाय एन इकोलॉजिस्ट नॉर्मन हैरिस इन 1998। इस टर्म को किसने दिया है? उसका नाम था नॉर्मन। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म को किसने दिया है? एक इकोलॉजिस्ट ने जिसका नाम है नॉर्मन हैरिस ने इस टर्म को दिया है 1988। ऐसा क्वेश्चन एसएसबी में पूछ सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट इज द रीजन विच इज रिच इन एंडेमिक स्पीशीज एंड एट द सेम टाइम थ्रेटनेड विथ हैबिटेट लॉस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्वेश्चन समझो इसको आराम से, इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझो। एक रीजन को हम हॉटस्पॉट का नाम देते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है एक रीजन को हम डिक्लेयर करते हैं कि हॉटस्पॉट है? यहाँ पर लिखा है इसने, द रीजन विच इज़ रिच इन एंडेमिक स्पीशीज़। मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको याद होगा एंडेमिक स्पीशीज़ के नाम मैंने बोला था, ठीक है? इंडिकेटर स्पीशीज़ के नाम, इंडिकेटर स्पीशीज़ के बारे में भी बोला था मैंने आपको। एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में भी आपको बोला था। अगर आपको एंडेमिक समझ आया होगा तो यहाँ पर बोला जाता है एक ऐसा रीजन, ये मैंने एक रीजन लिया, सपोज कोई भी हिमालय का रीजन मैंने लिया, जहाँ पर क्या है, स्पीशीज़ है लेकिन स्पीशीज़ एंडेमिक है। एंडेमिक स्पीशीज़ मतलब होता है एक ऐसी स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहता है और कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज ऑफ क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों वो एक पर्टिकुलर रीजन में होता है? क्योंकि बहुत सारे जोग्राफिकल बैरियर्स देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बीच में एक ओशन आ गया या एक सी आ गया जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पाते हैं, या एक बड़ा सा माउंटेन आ गया या हिल आ गया जिसको क्रॉस नहीं कर पाते। दैट मीन्स वो क्या होते हैं, वो हिल के इस साइड रहते हैं, वो इस साइड नहीं आ पा रहे हैं। दैट मीन्स इस रीजन क्या है, ये एक एंडेमिक है। तो एक ऐसा रीजन जहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज़ है, एक ऐसा रीजन जो रिच इन एंडेमिक स्पीशीज़ है, उसमें वहाँ पर उस एरिया में एंडेमिक स्पीशीज़ है। एंड एट द सेम टाइम, और एट द सेम जब एंडेमिक स्पीशीज़ रीजन में है और उसी रीजन में, ठीक है, उसमें क्या होगा,
थ्रेटनेड विथ हैबिटेट लॉस, और वहाँ पर क्या होगा, हैबिटेट लॉस का थ्रेट होगा, जो भी स्पीशीज वहाँ रहती हैं उस रीजन को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बात समझ में आ रही है? याद समझो फिर से। द रीजन विच इज रिच इन एंडेमिक स्पीशीज एंड एट द सेम टाइम थ्रेटनेड विथ हैबिटेट लॉस, और वहाँ पर उनको देखने को मिल रहा है हैबिटेट लॉस भी, इस एरिया को, इस रीजन को बोला जाता है हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। क्वेश्चन आता है कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है इंडिया में। अब पूरे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है उतना आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि इंडिया में कौन से कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है और उनका नाम क्या है, बस इतना याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, कौन सा हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी जो इंडिया में है, क्योंकि 4 ही हैं टोटल इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और ये 4 ही हैं, इसका मतलब 4 का नाम पता होना चाहिए और इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर वो टच करेंगे इसको तो, और पता भी होना चाहिए आपको। ग्लोबली 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रिकॉग्नाइज्ड आउट ऑफ 35, और 36 भी मैंने यहाँ पर लिखा, ये वेरी कर रहा है क्योंकि 1 साल का पुराना नोट है, इस बार शायद अपडेट भी हुआ होगा, बट ये हमें याद नहीं है कि कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये वेरी होता है। ठीक, हाँ, इंडिया में कितने हैं एट प्रेजेंट ये पूछा जाता है। 4 आर इन इंडिया, इंडिया में 4 हैं। 4 हॉटस्पॉट्स इन इंडिया आर वेस्टर्न घाट्स, मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो कि जब मैंने एंडेमिक स्पीशीज आपको पढ़ाया था, मैंने बोला साउथ इंडिया में क्या है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं। कुछ स्पीशीज क्या है जो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट हॉटस्पॉट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न घाट्स, जो कहाँ पर है, अगर हम मैप में दिखाएंगे इसको, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हमें वेस्टर्न घाट्स में। नंबर फर्स्ट पॉइंट हिमालयन रीजन्स में, तो दूसरा हॉटस्पॉट कहाँ पर है, हिमालयन रीजन्स में, तो दैट मीन्स ये नॉर्थ कश्मीर है। एक सेकंड, ये हो गया एक, उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है नॉर्थ इंडिया दिखाना है, और ये हो गया यहाँ पर पूरा हिमालयाज जो देखने को मिल रहा है। तो दूसरा कहाँ पर है, दूसरा हिमालयाज में क्या है, हॉटस्पॉट रीजन एक देखने को मिल रहा है। थर्ड इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, जो यहाँ जो है कौन सा वाला पोर्शन जो है, इंडिया और म्यांमार जो है ना, बर्मा, यहाँ पर ये वाला रीजन, यहाँ पर भी एक हॉट स्पॉट देखने को मिल रहा है। तो याद रखो, नंबर फर्स्ट वेस्टर्न घाट्स है, नंबर सेकंड हिमालयन रीजन है, हिमालयस, नंबर थर्ड इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, नंबर फोर्थ कहाँ पर है, निकोबार आइलैंड में। मैंने आपको बोला भी था कि निकोबार जो है, निकोबार में एक जगह है जिसको बोलते हैं निकोबार, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज है, और अगर ये साउथ इंडिया है और यहाँ पर इंडोमान एंड निकोबार है, ये इंडोमान है और ये वाला निकोबार है, यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट देखने को मिला। आपको ये लिस्ट याद रखना है, शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको कैसे याद रखना है कि हॉटस्पॉट क्या होता है। नंबर फर्स्ट आपको याद रखना, हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या रखी गई है, जहाँ पर हैबिटेट लॉस का खतरा हो, कितना हो गया, हैबिटेट लॉस जो है खतरा हो गए 2, ये कैटेगरी होगी किसके अंदर, हॉटस्पॉट्स के अंदर। फिर पूछा जाएगा इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं, आपको बोलना है 4 हॉटस्पॉट्स हैं। फिर पूछा जाएगा कौन कौन सा, आपको बोलना है वेस्टर्न घाट्स हैं, फिर बोलना है हिमालयाज हैं, उसके बाद इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है, और कौन सा है, निकोबार है। बस इतना आपको नोट्स पे डालकर बस लिखना है। शॉर्ट में नोट्स का एक इतना कॉर्नर बनना चाहिए जहां पर आप इन 3 चीज़ों को लिखोगे, बात खत्म। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास इकोसिस्टम तो हमने पढ़ा था, इकोसिस्टम होता क्या, वो तो बेसिक था इकोसिस्टम, थोड़ा सा आइडिया था मैंने, लेकिन यहाँ पर जब हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं हमें वेटलैंड इकोसिस्टम को भी देखना पड़ता है। सो क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर वेटलैंड्स। ए वेटलैंड इज ए लैंड एरिया विच इज सैचुरेटेड विद वाटर इधर परमानेंटली और सीजनली। एक ऐसा रीजन जहाँ पर क्या होता है, ये एक हमारे पास कोई भी रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर वाटर होता है, वो वाटर पूरे साल इसमें रहता है इस रीजन में, या बीच बीच में या या परमानेंटली होता है वहाँ पर वाटर, या सीजनली होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन किसी महीने 2-3 महीने बारिश होती है, सपोज फरवरी से मार्च तक बारिश होती है, तो उस टाइम पे पूरा एरिया क्या रहता है, वेट रहता है। या क्या हो जाता है, जून में बारिश होती है और जून जुलाई में ये एरिया वेट रहता है। या कोई ऐसा एरिया होता है जो पूरे साल वेट रहता है, मतलब वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है, उन एरियाज को वेटलैंड्स का नाम दिया जाता है, जहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो सैचुरेटेड होते हैं विद वाटर इधर परमानेंटली या सीजनली, उस रीजन को हम वेटलैंड्स का नाम देते हैं। ये आपको पता होगा, इसमें उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
ये एक यूनिक इकोसिस्टम है। किसको बोला जाता है एक यूनिक इकोसिस्टम? आपको बोलना है वेटलैंड्स को। रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पर क्या कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को वाटर लॉग्ड, ठीक है, वाटर लॉज्ड या वाटर लॉग्ड भी आप बोल सकते हो, सैचुरेट एरियाज होता है। दैट मीन्स यहाँ पर पानी जो होता है वो इन एरियाज में देखने को मिल रहा है। इट हैज़ हैड्रिक सॉइल, और यहाँ पर क्या होता है, एक सॉइल होती है जिसको बोलते हैं हम हैड्रिक सॉइल, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स विच इज अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन वाटर लॉज्ड एंड हाइड्रिक सॉइल और हाइड्रोफाइट्स। वो प्लांट्स, अब यहाँ पर जो प्लांट्स रहते हैं, डेफिनेटली इन रीजन में प्लांट्स होते हैं। आपने देखा वेटलैंड्स में ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मैनग्रोव्स होते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इस रीजन में, जो वेजिटेशन होती है एक्वेटिक प्लांट्स में, इस एरिया में, किस एरिया में, इस वेटलैंड में, इस वाटर लॉग्ड एरिया में, ठीक है, उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको दिया जाता है नाम, क्योंकि पानी में वो रहते हैं ना, ठीक है, वेटलैंड्स में, उनको बोलता है हाइड्रोफाइट्स। याद रखो, क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोफाइट्स एक एक्वेटिक स्पीशीज है, एक्वेटिक वेजिटेशन है, वो किस रीजन में देखने को, आपको बोलना है वो वेटलैंड्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक ऐसी वेजिटेशन एक्वेटिक प्लांट्स की जो कि सर्वाइव करते हैं वाटर लॉज्ड कंडीशंस में, उनको क्या नाम दिया जाता है? आपको बोलना है हाइड्रोफाइट्स, उनको नाम दिया जाता है। आगे चलते हैं, 4 टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स नेचर में हैं, ठीक है। वो कौन कौन से? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स फाउंड इन नेचर। एक बोलते हैं स्वैम्प, स्वैम्प भी टाइप होता है वेटलैंड्स। आप मार्शेस भी बोल सकते हैं, ये भी वेटलैंड होता है। बॉग्स भी बोल सकते हो आप, वेटलैंड्स होते हैं। फेंस भी बोल सकते हैं, ये भी वेटलैंड होता है। तो नंबर फर्स्ट एक एक करके जानेंगे हम। स्वैम्प्स का मतलब क्या होता है? वेटलैंड्स विथ ट्रीज, ये एक वेटलैंड होता है, मतलब वाटर लॉज कंडीशंस होती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें? ट्रीज देखने को मिल रहा है। एक ऐसा रीजन जहाँ पर वाटर लॉज कंडीशंस है प्लस ट्रीज है, उसको बोलते हैं हम स्वैम्प, स्वैम्पी रीजन। नंबर सेकंड, आपने अगर आप ये देख रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, एक क्या बोलते इसको, वो नेशनल ज्योग्राफी एक चैनल आती है, वहाँ पर दिखाते हैं कि जब वो वहाँ पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं जंगल में या किसी वेटलैंड में जाते हैं, फिर वहाँ पर दिखाते हैं वो। मार्शेस की बात करेंगे, वेटलैंड विद आउट ट्रीज, एक ऐसा वेटलैंड जहाँ पर जो ये होता है, क्या होता है, वेटलैंड जहाँ पर वाटर लॉज कंडीशंस होते हैं लेकिन यहाँ पर ट्रीज नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर स्मॉल स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं देखने को मिल रहा है। तो इन रीजन्स में क्या होता है? स्मॉल प्लांट्स होते हैं। तो मार्शेस में क्या होता है? वेटलैंड्स होता है, वेटलैंड होता है लेकिन लार्ज ट्रीज होती हैं। और यहाँ पर मार्शेस में क्या होता है? वेटलैंड होता है, यहाँ पर ट्रीज नहीं होते, यहाँ पर क्या होता है? स्मॉल प्लांट्स देखने को मिल रहा है। फिर बॉग्स की बात करेंगे, ये एक्यूमुलेशन ऑफ पीट एंड इज एसिडिक इन नेचर। बॉग्स का मतलब क्या होता है? ये पीट होता है, यहाँ पर पीट एक्यूमुलेट होता है। अब ये पीट क्या है? ये मैंने यहाँ पर लिखा है पार्शियली कार्बोनाइज्ड वेजिटेबल मैटर। यहाँ पर क्या होता है? वेजिटेबल मैटर, तो पार्शियली कार्बोनाइज्ड वेजिटेबल मैटर को हम पीट कर, बॉग्स का याद रखना, जहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन ऑफ पीट देखने को मिला उनको बॉग्स नाम देते हैं, ठीक है। फेंस की बात करेंगे, FENS, लिटल आर नो एक्यूमुलेशन ऑफ पीट। यहाँ पर कोई भी पीट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, अगर होगा भी बहुत कम होगा, बट जनरली नहीं देखने को मिल रहा है, उनको बोला जाता है फेंस। स्टिल आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स है। स्वैम्प्स को भी वेटलैंड की कैटेगरी में रखा जाता है, मार्श को भी वेटलैंड कैटेगरी में। फिर अगर आपको कोई बोलेगा कि स्वैम्प्स और मार्श में क्या डिफरेंस, आपको बोलना ये दोनों वेटलैंड्स है, लेकिन एक में ट्रीज देखने को मिल रही है, दूसरे में स्मॉल प्लांट्स देखने को मिल रहा है, उनको हम वेटलैंड्स का बोला जाता है। क्वेश्चन कहाँ से आपका बनेगा? क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, रमसार कन्वेंशन के ऊपर हमेशा, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या बोलते हैं उसको, ओजोन डिप्लीशन होती है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन होती है, उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल रखा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला था। फिर मैंने बोला था कीटो प्रोटोकॉल भी बोला था, किस लिए होता है? ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही एक कन्वेंशन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम रमसार कन्वेंशन। ये किस लिए होता है? इसको बनाया गया है, ठीक है, वेटलैंड्स के साथ। क्वेश्चन आएगा कि रमसार कन्वेंशन इज रिलेटेड विद, आपको क्या बोलना है? ये वेटलैंड्स के साथ रिलेटेड है। इस कन्वेंशन के जरिए से हम क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं वेटलैंड्स को। जैसे हमने बोला था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। एग्जैक्टली यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या किया? वेटलैंड्स को भी कंजर्व किया जाता है। अब यहाँ पर सुनो, रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उन वेटलैंड्स के लिए हैं जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। याद रखो, रमसार कन्वेंशन किस लिए? उन वेटलैंड्स के ऊपर हैं जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में बोला जाता है। इट वाज अडॉप्टेड इन 1971। क्वेश्चन आएगा कि वेटलैंड जो है, रमसार कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया गया? आपको बोला 1971
1971। जैसे आप क्या बोलते हो यूएनओ को कब अडॉप्ट किया गया है, आपको बोला 1945 में। इसी तरीके से ये भी एक कन्वेंशन है, इसको अडॉप्ट कब किया गया 1907 में। कब? ईरान में। ईरान में एक जगह है जिसको बोलते हैं हम रमसार, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है रमसार कन्वेंशन। ये पहली मीटिंग जो हुई है इसकी वो हुई है कहाँ पर, पहला कन्वेंशन जो हुआ है वो हुआ है रमसार, ईरान में एक जगह है, इसलिए इसको रमसार कन्वेंशन नाम दिया जाता है। Globally, there are 2,266 इंटरनेशनल रमसार साइट्स। जनरली आपको याद रखना है मोर देन 2000 होते हैं, मोर देन 2000 इंटरनेशनल रमसार साइट्स हैं बस। अब एग्जैक्ट फिगर आपको याद नहीं रखना है, ये भी वेरी होता है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है याद, अभी जो चल रहा है वो मोर देन 2000 से ज़्यादा है क्या, रमसार साइट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो रमसार साइट्स हैं इंडिया में कितने रमसार साइट्स हैं, ये 1 साल का पुराना रिकॉर्ड यहाँ पर है। लेकिन इतना आपको याद रखना है, सबसे लॉन्गेस्ट वेटलैंड इंडिया का कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड इंडिया का कौन सा है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है यहाँ पर 26 में अभी चेक कर रहा था, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 42 रमसार साइट्स इंडिया में है। याद रखो 42 रमसार वेटलैंड साइट्स इन इंडिया थे। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये है यहाँ पर जो डेटा नया आया हुआ है वो ये है, ठीक है। ऑन 2 फरवरी 2021 इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज सेटअप इन चेन्नई। इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो है उसको सेटअप किया गया है कहाँ पर, चेन्नई में सेटअप किया गया। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को सेटअप कहाँ पर किया गया है, पहला सेंटर वेटलैंड कंजर्वेशन का आपको बोलना है चेन्नई में, ठीक है। देयर आर 42 वेटलैंड्स इन इंडिया दैट हैव इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंडिया में 42 वेटलैंड्स है जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। एंड हेंस रिकॉग्नाइज्ड एज द रमसार साइट्स, और उनको क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, रमसार साइट्स इन इंडिया। रमसार साइट्स आर द वेटलैंड्स दैट हैव इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रमसार साइट्स ऐसे साइट्स होती है जिनकी क्या होती है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो मैंने आपको अभी बोला, ठीक है। द टर्म वाज कॉइन्ड व्हेन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स वाज साइंड इन ए सिटी ऑफ ईरान। ईरान की एक सिटी है जिसका नाम दिया गया रमसार 1971, जो मैंने आपको बोला। ये थोड़ा एडिशनल था सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि नेट पे कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इसको, ये भी करंट इशू होता है एक्चुअली, मतलब करंट नॉलेज है क्योंकि भी चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड, जो लॉन्गेस्ट नहीं मैं बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड जो है वो कौन सा है, वेम्बनाड कॉल लेक। याद रखो वेम्बनाड लेक, देखोगे आपने केरला में ना, वेम्बनाड कॉल लेक, यहाँ पर सबसे क्या देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा वेटलैंड देखने को मिल रहा है। और स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया कौन सा है, रेणुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर मैं इनको मैप के थ्रू दिखाऊं तो मैप में मुझे इस तरीके से दिखाना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आंध्र है, सॉरी, यहाँ पर उड़ीसा है, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, ये केरला में होता है, इसका मतलब यहाँ पर वेम्बनाड कोल लेक देखने को मिल रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, आपको पता है हिमाचल प्रदेश कहाँ का पार्ट है, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये हिमाचल प्रदेश है। नॉर्थ इंडिया में है तो यहाँ पर कौन सा देखने को मिल रहा है, रेणु का लेक हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। क्योंकि पूछ सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, किस स्टेट में है। नेक्स्ट आप चलो, नेक्स्ट होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्ट करो यहाँ से क्वेश्चन। इट हैज़ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटनेड एंड वल्नरेबल वेटलैंड्स। देखो कुछ वेटलैंड्स होते हैं जो कि थ्रेटनेड वेटलैंड्स बोला जाता है, ठीक है, जिनका खतरा होता है, जिसमें थ्रेटन देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या होता है, वल्नरेबल वेटलैंड्स, जैसे मैंने आपको बोला थ्रेटनेड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर्ड होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। वेटलैंड्स भी कैटेगराइज किया गया था, थ्रेटनेड वेटलैंड्स हैं या वल्नरेबल वेटलैंड्स है। और ये जो होता है ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जहाँ पर किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो भी वर्ल्ड में जितने भी थ्रेटनेड वेटलैंड्स हैं, जो कि खत्म होने वाले वेटलैंड्स हैं, जिनको खतरा ये है कि अब वो वेटलैंड्स जो है नहीं रहेंगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैन मेड रीजंस होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, बहुत सारे रीजंस होते हैं थ्रेटन होने के एक वेटलैंड को
ठीक है, अर्बनाइजेशन भी बोल सकते हो, बहुत सारे रीजंस, उतना हमें नहीं जाना है, बट हम ये बोल सकते हैं कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है, एक ऐसा लिस्ट होता है जहां पर क्या दिखाया जाता है, जो वर्ल्ड के जितने भी थ्रेटनेड वेटलैंड्स हैं, जो भी वल्नरेबल वेटलैंड्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखा है। जैसे मैंने IUCN का रेड डेटा बुक होता है, जो भी स्पीशीज थ्रेटनेड होती है, वल्नरेबल होती है, उनका रिकॉर्ड रखता है कौन? IUCN, स्पीशीज के रिलेटेड। लेकिन जो वेटलैंड्स जो होते हैं, थ्रेटनेड वेटलैंड्स जो होते हैं या वल्नरेबल वेटलैंड जो होता है, उनका लिस्ट जो होता है, उसको कौन कौन रिकॉर्ड रखता है? ये मॉन्ट्रिक्स, उनको उनको क्या बोला जाता है? उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बोला जाता है। देयर आर 51 साइट्स अंडर द रिकॉर्ड ग्लोबली एंड इंडिया हैज 2 ऑफ देम। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि इंडिया का कौन कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, वेटलैंड्स हैं जो कि जिसको मोस्ट थ्रेटनेड और वल्नरेबल वेटलैंड्स बोलते हैं, जिनको किस में रखा गया है, किस लिस्ट में आपको बोलना है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के लिस्ट में आपको बोलना है। वो है, एक तो है लोकटक लेक, ठीक है, लोकटक लेक, और दूसरा जो है कियोलादयो नेशनल पार्क। याद रखो इसको। एक है लोकटक लेक मणिपुर में है, ठीक है। दूसरा जो है उसका नाम है क्योलादेओ नेशनल पार्क। ये 2 वेटलैंड रीजन्स हैं, ठीक है, जिनकी क्या है, जो कि थ्रेटनेड माने जाते हैं इंडिया में और वल्नरेबल माने जाते हैं, और जिनको किस में मेंशन किया गया है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इनको लिस्ट आउट किया है। सिर्फ यही 2 है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया के कितने वेटलैंड साइट्स हैं जिनको किस में रखा गया है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, आपको बोलना है 2 है। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा है जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में मेंशन किया गया, आपको बोलना लोकटक लेक, और कौन सा बोलना है? कियोलादियो नेशनल पार्क। कियोलादियो नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो राजस्थान में, ये गुजरात हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो राजस्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। कियोलादियो नेशनल पार्क ये राजस्थान में। लोकटक लेक मैंने मणिपुर में बोला, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ जाओगे तो मणिपुर में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इट इज ए कौन सा? कियोलादियो नेशनल पार्क जो है, इट इज ए मैन मेड वेटलैंड एंड वाज अर्लियर फेमस एज भरतपुर सेंचुरी, ठीक है। ये मैन मेड, इसको कंसिडर किया जाता है मैन मेड, क्या? मैन मेड वेटलैंड इसको बोला जाता है। याद रखो कौन सा मैन मेड वेटलैंड आपको बोलना है। कियोलादियो नेशनल पार्क को मैन मेड वेटलैंड कंसिडर किया जाता है, और पहले इसको नाम दिया जाता था, पहले इसका नाम जो था वो बोलते थे उसको भरतपुर सेंचुरी। भरतपुर सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, भरतपुर सेंचुरी। कियोलादियो नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? आपको बोलना है भरतपुर सेंचुरी। इसको अर्लियर क्या बोला जाता था? भरतपुर सेंचुरी इसको बोला जाता था, या भरतपुर नेशनल पार्क पे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आई होप मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, वेटलैंड और आपको हॉट स्पॉट्स का कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो लाइक करो, ठीक है, लाइक करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए, वो आपका SSB एग्जाम हो या आपका सिविल सर्विस का हो, यहाँ से क्वेश्चन लिखने में भी बोला जाता है और MCQ के फॉर्मेट में बोला जाता है। मैंग्रोव्स आर डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम्स विच where the trees and plant species are adapted to survive in brackish water conditions in the intertidal zone। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंग्रोव जो होता है ये एक ऐसा इकोसिस्टम होता है, एक ऐसा डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम होता है, बिल्कुल डिफरेंट, एक यूनिक इकोसिस्टम होता है, जहाँ पर ट्रीज और प्लांट स्पीशीज, इसमें ट्रीज भी आपको देखने को मिलेगा और प्लांट स्पीशीज भी देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर अडॉप्ट करते हैं, एक वाटर होता है जिसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर में ये सर क्वेश्चन आएगा कि ब्रैकिश वाटर जो है वहाँ पर कौन सा स्पीशीज, कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं, अडॉप्ट करते हैं, आपको बोलना है मैंग्रोव्स अडॉप्ट करते हैं कहाँ पर? ब्रैकिश वाटर में, ठीक है, इन द इंटरटाइडल जोन। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इंटरटाइडल जोन क्या होता है? जनरली देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये एक सी है, ये यहाँ पर क्या है, ये क्या बोल सकते, कॉन्टिनेंट है, इस साइड है ना सी, तो यहाँ से सी शुरू होता है, ये सी का पानी है, इस तरीके से ये पानी है इसमें। अब एक टाइड जनरेट होती है, वो टाइड यहाँ को हिट करेगी तो दैट मीन्स ये अपर टाइड होगी, और ये टाइड जब वापस आएगी तो दैट मीन्स ये यहाँ तक है, ठीक है। जो ये वापस आ जाएगी तो ये डाउन हो जाएगी ना टाइड। तो एक होता है हाई टाइड, एक होता है लो टाइड, और इस हाई टाइड और लो टाइड के जोन में ही ये देखने को मिल रहा है। ये बात आपको याद रखना है, ये किस में होता है? इंटरटाइडल जोन में। क्वेश्चन आएगा कि मैंग्रोव जो होते हैं ये कहाँ पर होता है, आपको बोलना है इंटरटाइडल जोन में, मतलब जोन बिटवीन हाई टाइड
और जोन बिटवीन लो टाइड जो होता है उसके रीजन में यहाँ पे मैंग्रोव्स देखने को मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है फिर यहाँ पर कोस्टल रीजन जो होते हैं वहां पर हमें मैंग्रोव्स देखना। अब इसके इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं इसको, मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जनरली क्या होता है एक्चुअली, जो भी सपोज कोस्टल रीजन्स होते हैं, जैसे आप ये देखो ये एक रीजन है, यहाँ पर ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन, ध्यान से समझो कंडीशन, ये ओशन है, यहाँ पर पानी है। अब इस रीजन में देखो, यहाँ पर इस कोस्टल रीजन में क्या देखने को मिल रहा है, मैंग्रोव्स है, बहुत सारे मैंग्रोव्स है, यहाँ पर भी मैंग्रोव्स है, यहाँ पर भी मैंग्रोव्स है, इसके रूट्स भी होते हैं, ठीक है। क्या होता है जब फ्लड्स आ जाता है, पानी आ जाता है, बहुत तेज वेलोसिटी से आ जाता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन है, यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, पूरा एरिया, इस एरिया में लोग रहते हैं, और ये ओशन है, ठीक है। जब वेव्स आ जाती है, जब टाइड्स आ जाती है, ये टाइड्स क्या करती हैं, ये इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये हिट करता है किसको, इन टाइडल फॉरेस्ट्स को, या आप ये बोल सकते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, इन टाइड्स की वेलोसिटी जो होती है, इस टाइड्स की वेलोसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो नियर बाय एरिया जो होते हैं वो बच जाते हैं, किसकी वजह से, फ्लड की वजह से। इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि फ्लड के टाइम पे, जब भी फ्लड आता है, जब भी बारिश आती है, जब मूनसून होता है या बहुत सारे बारिश हो जाते हैं, नियर बाय रीजन में फ्लड आने का खतरा होता है, तो फिर क्या होता है, उस फ्लड की वेलोसिटी क्या होती है, वो रिड्यूस होती है। फिर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर क्या है, ये मैंग्रोव्स है, ठीक है, ये पूरे मैंग्रोव्स है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेलोसिटी जो होती है, वेव्स की, टाइड्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन होती है, यहाँ पर सिटी होते हैं, यहाँ पर टाउन होता है, जो भी एरिया, तो ये क्या करे, इसको हिट करके उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन नहीं होता है नियर बाय एरियाज में। इसीलिए इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें पता भी होना चाहिए हम पढ़ क्यों रहे ये चीज़, ठीक है। कोस्टल रीजन्स कैन सर्वाइव इन टेम्परेचर, ठीक है, कोस्टल रीजन्स कैन सर्वाइव इन टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ in coastal regions can survive in temperature conditions of 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आएगा कि जो ये कोरल, सॉरी, टाइडल फॉरेस्ट जो है, या आप इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, इनके लिए टेम्परेचर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, आपको बोलना है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कोस्टल रीजन्स में हमें ऐसा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है और जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है, उन रीजन्स में हमें ज़्यादा देखने, क्वेश्चन आएगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है या मैंग्रोव जो हैं, ये किन रीजन्स में, या टाइडल फॉरेस्ट जनरली इसको बोला जाता है, ये किन रीजन्स में ज़्यादा देखने को, आपको बोलना है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वहाँ पर हमें ट्रॉपिक्स का रीजन्स पढ़ना है। ये इक्वेटर हो गया है 0 डिग्री, ऊपर जाओ आप लिखो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर लिखो 23.5 डिग्री साउथ, ये रीजन जो होता है ये ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है इसको, ठीक है, इस रीजन को बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। इन रीजन्स में जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, जो भी कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, वहां पर टाइडल फॉरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, आपको इतना याद रखना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये हम ज्योग्राफी में एक्चुअली पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो बनेगा वो बनेगा, एक तो टेम्परेचर कंडीशंस क्या होनी चाहिए इनके सर्वाइव के लिए, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कोस्टल रीजन में हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, कौन से रीजन है एरिया, कौन से एरियाज है वर्ल्ड के, कौन से रीजन है वर्ल्ड के जहाँ पर देखने को मिला, आपको बोलना है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिला, ट्रॉपिकल से नीचे वाले एरियाज, ठीक है। साल्ट वाटर टॉलरेंट होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि साल्ट वाटर टॉलरेंट होते हैं, मतलब आपको पता होता है सी में क्या होता है, सी में पानी जो होता है उसमें नमक देखने को मिल रहा है, वो साल्ट ही होता है, ठीक है, और ये साल्ट रेजिस्टेंट होते हैं। अगर वही साल्ट वाटर हम किसी प्लांट को लगा देंगे खेतों में तो वो जल जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, दैट मीन वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सर्वाइव कहाँ पर करते हैं, जो कि सर्वाइव करते हैं साल्ट वाटर में। क्वेश्चन आ जाएगा कि जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं क्या ये किस पानी में क्या ये साल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं, आपको बोलना है यस, ये टॉलरेट करते हैं साल्ट वाटर को, ये ग्रो करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं वहाँ पर। और वो प्लांट्स जो कि साल्ट वाटर में ग्रो करते हैं उनको बोलता हूँ हेलोफाइट्स, याद रखो हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ठीक है। इसीलिए एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है, एक यूनिक इकोसिस्टम, ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है जो कि साल्ट वाटर में क्या करता है, सर्वाइव करता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, यहाँ पर मैंने बनाया है एक मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाया मैंने। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसके कैसे होते हैं, इसका जो ये होता है, जैसे मैंने इसका ये स्टेम बनाया है और इसके जैसे ये यहाँ पर ब्रांच टाइप होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली रूट्स होते हैं इसके, ठीक है, ये ऐसे और ये इस तरीके से। इसको ट्रंक नाम दिया जाता है, ये वाला वाला जो पोर्शन जो इसको ट्रंक नाम दिया जाता है। और ये जो होते हैं इनको नाम दिया जाता है, याद रखो, इनको एरियल रूट्स नाम दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर कौन से टाइप ऑफ रूट्स देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है एरियल रूट्स देखने को मिल रहा है। ये एरियल रूट्स होते हैं, नाम रूट्स का नाम दीजिए एरियल रूट्स। एरियल रूट्स, बात समझ में आ रही है? कौन से रूट्स होते हैं? एरियल रूट्स। और ये एरियल रूट्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एरियल रूट्स का भी नाम याद रखो। अब एरियल रूट्स जो होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टिल्ट रूट्स, TLIT, टिल्ट मतलब एस को साइलेंट रखना है, टिल्ट रूट्स। दूसरा होता है नोमैटोफोर्स, ये आपको डेफिनेटली पढ़ना है, ये एक टॉपिक अच्छे से कवर करना है आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव्स में दो टाइप्स ऑफ रूट्स देखने को मिल रहे हैं। उन रूट्स को नाम दिया जाता है एरियल रूट्स। और एरियल रूट्स दो टाइप्स के होते हैं, और टिल्ट रूट्स, दूसरा होता है नोमैटोफोर्स। और टिल्ट रूट्स जो होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको टिल्ट रूट्स बोलते हैं। और नोमैटोफोर्स किनको बोलते हैं, अगर आप देख सकते हो ये वाले, जो कि यहाँ पर मैंने ट्रंक बनाया है, और ये ट्रंक मैंने बनाया ना, ट्रंक। और इस ट्रंक के से इस तरीके से जब रूट्स ग्रो होते हैं ना, ये इस टाइप से रूट्स होते हैं, उनको बोलते हैं टिल्ट रूट्स। लेकिन अगर मैं ट्रंक बनाता हूँ और फिर क्या करता हूँ, इस तरीके से बनाता हूँ, ऐसे ऐसे बनाता हूँ, इनको बोला जाता है टिल्ट रूट्स। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं नोमैटोफोर्स। याद रखो, इनको बोला जाता है नोमैटोफोर्स, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, टिल्ट रूट्स ये टाइप होता है और नोमैटोफोर्स ये टाइप होता है। यहाँ पर भी ये ट्रंक होता है, यहाँ पर भी ये ट्रंक होता है। आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये ग्राउंड से ऊपर होते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड से एबो होते हैं। कौन से वाले रूट्स? ये वाले रूट्स। और यही तो रोकते हैं वेलोसिटी को, पानी की वेलोसिटी को यही रोक लेते हैं, ठीक है। और नोमैटोफोर्स को दूसरा नाम बोला जाता है ब्लाइंड रूट्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है नोमैटोफोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ब्लाइंड रूट्स। देखो मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया है इसी पेज के ऊपर, ठीक है, इस पेज के ऊपर, इसी पेज के ऊपर जिसके मैंने पढ़ा था। इसको मैंने बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स डाले हैं, सो दैट ये एग्जाम में पूछेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला। ये एक्चुअली क्या होते हैं, जो टिल्ट रूट्स होते हैं, ये एडवेंचरस रूट्स अबव द ग्राउंड, इनको बोला टिल्ट रूट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एडवेंचरस रूट्स। और जो नोमैटोफोर्स होते हैं इनको बोला जाता है ब्लाइंड रूट्स, ऐसे भी पूछा जाता है। एक और पॉइंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो ये एरियल रूट्स होते हैं, मतलब टिल्ट रूट्स और नोमैटोफोर्स जो होते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं। क्वेश्चन एक और यहाँ पर है, एडाप्टेशंस ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन हम पढ़ रहे हैं। तो एडाप्टेशंस में मैंने क्या दिखाया कि ये क्या कि इसके पास क्या क्या है, दो किस्म के रूट्स होते हैं। एक होता है टिल्ट रूट्स, होता है नोमैटोफोर्स, ठीक है। नोमैटोफोर्स को बोला जाता है ब्लाइंड रूट्स और टिल्ट को बोला जाता है एडवेंचरस रूट्स बोला जाता है। एक और मैंने लिखा स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक नोन एज वेविपेरी। क्वेश्चन आएगा, ये प्लांट जो है, ये वेजिटेशन जो है, ये एक रिप्रोडक्शन करते हैं और एक टेक्निक होती है इनके पास, उसको बोला जाता है एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, उसको बोलते हैं हम वेविपेरी। याद रखो, क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सी रिप्रोडक्टिव टेक्निक दिखाते हैं, कौन से मैंग्रोव वेजिटेशन आपको बोलना है, ये दिखाते हैं वेविपेरी। वेविपेरी का मतलब क्या होता है? सीड्स जर्मिनेट इन द ट्रीज इटसेल्फ। सीड जो होते हैं ये ट्रीज पे ही जर्मिनेट होते हैं, अदरवाइज क्या होता है, सीड्स गिर जाते हैं फिर जर्मिनेट होते हैं, जैसे बाकी प्लांट्स ग्रो होते हैं, हमें सीड्स को जर्मिनेट होना पड़ता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन सीड्स जो होते हैं ट्री के ऊपर ही जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। सीड्स जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे फॉल होने से पहले ट्रीज क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। अदरवाइज पहले क्या हो, नहीं तो क्या होता है, ट्रीज पे जो भी सीड्स होते हैं वो गिर जाते हैं, फिर जर्मिनेट होते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, जब भी सीड्स पहले जर्मिनेट होंगे उस कंडीशन को नाम दिया जाता है वेविपेरी। और इसको कौन दिखाता है, आपको बोलना है, इसको क्या दिखाता है, मैंग्रोव्स दिखाते हैं, ठीक है। यहां तक आपको ये समझ आया होगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो मैंने एक सिग्निफिकेंस आपको बताई है, एक एडवांटेज इसकी, ये क्या करता है, ये फ्लड की वेलोसिटी को रोक देता है, ये फ्लड से हमें प्रोटेक्ट करता है इसके, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, खासकर किन रीजन्स में, जो कि कोस्टल रीजन्स में होते हैं, जहाँ पर पानी हर साल आता है। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें, जैसे आप केरला की बात कर सकते हो, तमिलनाडु की बात कर सकते हो, कर्नाटक की बात कर सकते हो, ठीक है, आंध्रा की बात कर सकते हैं, ठीक है, उड़ीसा की बात कर सकते, क्योंकि वो वहाँ पर क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून होते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून होते हैं, बहुत सारे मानसून देखने को मिल रहे हैं, विंटर में भी, समर में भी, और उसको वहाँ पर फ्लड्स देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर ये हेल्प करता है
किसमें, जो है फ्लड्स फ्लड से बचने के लिए, इसलिए इनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये प्लांट्स में, क्योंकि इससे प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिल रहे हैं, लकड़ी भी हमें मिलती है, ठीक है। बहुत सारे स्पीशीज जो होते हैं वाइल्ड, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो प्लांट एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं इस रीजन में। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरा और फाना, दैट मीन्स प्लांट्स भी देखने को मिल रहा है और एनिमल्स भी। क्वेश्चन आएगा कि फ्लोरा किसको बोलता है, आपको बोलना है फ्लोरा प्लांट्स की कैटेगरी होती है। फाना किसको बोलते हैं, आपको बोला फाना बोलते हैं एनिमल्स को, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि इसमें क्या होते हैं, इसके लीव्स जो होते हैं, किसके लीव्स, किसके लीव्स, इस कोरल क्या बोलते हैं इसको यार, मैंग्रोव्स के लीव्स जो होते हैं ये थिक लीव्स होते हैं, मतलब थोड़े से थिक होते हैं, जो कि जिसमें क्या होता है, साल्ट स्क्रीशन करते हैं, साल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड। डेफिनेटली जब ये पानी में रहते हैं, साल्ट पानी में सर्वाइव करते हैं, तो डेफिनेटली इनके पास एक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या रिलीज करते हैं, साल्ट को स्क्रीट करते हैं। रेंज ऑफ इकोसिस्टम सर्विस टू मैनकाइंड, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब क्या, इकोसिस्टम सर्विस का मतलब क्या होता है, फूड प्रोवाइड करना, फोडर, फोडर का मतलब जो खाने पीने के लिए चीज़ें होती है, फूड होता है, या हम हमारे पास क्या होता है, हम ये भी बोल सकते हैं इसको, वुड भी मिलता है हमें, टिम्बर भी मिलता है इन चीज़ों से, जो हम यूज़ करते हैं, लकड़ी जलाने के लिए मिलती है, इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम सर। मेडिसिन भी मिल सकते हैं, तो इनको इकोसिस्टम सर्विसेज जनरली नाम दिया जाता है। हेल्पिंग इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट, जो भी न्यूट्रेंट्स होते हैं उनको रिसाइलिंग करना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक फायरवुड, फिशरीज, राइस कल्टिवेशन एंड प्रोडक्ट्स लाइक हनी, मेडिसन, ये मैंने आपको बोला, इनको सर्विसेज बोलते हैं एक्चुअली। रूट्स ऑफ द मैंग्रोव्स इम्पीड, ये याद रखो, ये मैंने आपको पहले ही बोला, रूट्स ऑफ द मैंग्रोव्स इम्पीड, इम्पीड का मतलब ब्लॉक करना, ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर, रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग इवेंट लाइक साइक्लोन, सुनामी, tidal surges, storm surges, etc. Therefore, the roots decrease the velocity of waves and acts एज ए बैरियर, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं ये रूट्स, क्या करते हैं, ये एक्ट कर रहे हैं एज ए बैरियर, ये वेलोसिटी वेव्स की जो होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, जो नियर बाय एरिया जो होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है, हाँ, जो किससे बचाते हैं, एज ए बफर का काम करते हैं अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, जो भी फ्लड आता है, सुनामी आती है, ठीक है, सुनामी आती है, फॉरेस्ट जो भी बहुत सारे, जो सुनामी आती है, वेव्स आती है, टाइडल वेव्स आ जाती है, टाइड्स आ जाते हैं, उसको बचाने के लिए एज ए बफर का काम करता है कौन, वो है हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट। आ रही बात समझ, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है वो है, ठीक है। लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर कहाँ पर है, एमसीक्यू एसएसबी के लिए यहाँ से बनेगा एक और, कि सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है, आपको बोलना है वेस्ट बंगाल में, और उसका नाम क्या है, सुंदरबंस, उस एरिया का नाम है सुंदरबंस, जो है इसको लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है, आपको बोलना है वो है सुंदरबंस में। इन जनरल आपको याद रखना है, सुंदरबंस को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर, जहां पर देखने को मिल रहा है। और कितने एरिया में, 2000 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव कवर होता है। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया कहाँ पर देखने को मिल रहा है, गुजरात में, कितना है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स में। रेस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी, रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड along ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, along the boundaries of islands, a type of, ठीक है, along the boundaries of islands। ये भी क्या होता है, ये भी एक वेटलैंड होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे पे, जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने बोला वेटलैंड, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में बनाता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब वेस्ट बंगाल में क्या होता है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, सुंदरबंस में देखने को, सबसे ज्यादा सुंदरबंस में देखने को मिल रहा है क्या, कोरल रीफ्स, सॉरी मैंग्रोव्स। उसके बाद जो ईस्ट कोस्ट को भी देखने को मिल रहा है, और वेस्ट कोस्ट में भी देखने, और यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात में कितना है, सेकंड लार्जेस्ट देखने को मिल रहा है, और सुंदरबंस में नंबर फर्स्ट देखने को मिल रहा है, कौन से, मैंग्रोव फॉरेस्ट। कल हम स्टार्ट करेंगे कोरल रीफ्स, उसके साथ साथ ही हमारा ये पूरा बायोडाइवर्सिटी फुल फ्लेज तरीके से कवर हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि कल संडे है, कल आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे पिछले चीज़ों को, जो भी बायोडाइवर्सिटी मैंने पढ़ा है, जो मैंने इकोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाए, इकोनॉमिक्स का जो भी चल रहा है, बाकी जो भी आपको स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, सबको रिवाइज करते जाओ, साथ साथ कल वाला दिन, परसों मैं बताऊंगा क्या करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। तो thank you so much for watching me.